कानून आखिर है क्या? क्या ये बस नियमों की एक मोटी सी किताब है, या फिर इसे किसी साइंस की तरह समझा जा सकता है, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर? आज हम एक ऐसे ही थिंकर के दिमाग में उतरने वाले हैं, एक ऐसे विधिशास्त्री जॉन ऑस्टिन, जिनके विचारों ने जुरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो आज का हमारा जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जो इस पूरी चर्चा की जड़ है, वो ये रहा। पहले इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, jurisprudence can be divided into general and particular. To what extent do Holland and Salmond agree with this view? और अब हिंदी में समझते हैं। विधि शास्त्र का वर्गीकरण ऑस्टिन के अनुसार सामान्य एवं विशिष्ट केवल दो भागों में हो सकता है। हॉलैंड एवं सैमंड इस मत से कहां तक सहमत हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर लॉ को देखने के अलग अलग नजरिए क्या हैं और ये नजरिए हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए इस पूरी बहस को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा जॉन ऑस्टिन के पास। समझना होगा कि उनका वो ओरिजिनल आइडिया क्या था जिसने जुरिस्प्रूडेंस की दुनिया में कह सकते हैं कि एक तरह की हलचल मचा दी। उन्होंने कानून को दो हिस्सों में बांटा और ये क्लासिफिकेशन आज तक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। देखिए, ऑस्टिन का सारा फोकस एक चीज पर था, पॉजिटिव लॉ। अब ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है वो कानून जो इंसानों ने बनाए हैं, किसी राजा ने, किसी संसद ने, और जिन्हें लागू किया जा सकता है। इसमें वो डिवाइन लॉज या मोरालिटी वाले कानून नहीं आते। तो इसी पॉजिटिव लॉ को बेस बनाकर उन्होंने अपना पहला क्लासिफिकेशन दिया, जनरल जुरिस्प्रूडेंस या सामान्य विधिशास्त्र। उनका मानना था कि कुछ ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। ये तो हर डेवलप्ड लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं, कॉमन है। अच्छा, ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं क्या? जरा सोचिए। ड्यूटी यानी कर्तव्य, राइट्स यानी अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। क्या ये शब्द सिर्फ भारत या सिर्फ इंग्लैंड के कानून में है? नहीं, ऑस्टिन ने कहा ये तो हर डेवलप्ड लीगल सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी नींव हैं। और सिर्फ यही नहीं, रिटन और अनरिटन लॉज के बीच का फर्क, सिविल और क्रिमिनल इंजरी में अंतर, ये सब वो कॉमन पैटर्न्स थे जिन्हें ऑस्टिन ने कहा कि ये जनरल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा हैं। ये कानून का वो यूनिवर्सल डीएनए है जो हर जगह मिलता है। तो ये तो हुई जनरल की बात, जो यूनिवर्सल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस यानी विशिष्ट विधिशास्त्र। अब यहां हम आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाते हैं। यहां बात होती है किसी एक देश के कानून की, जैसे इंडियन पीनल कोड या इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब किसी एक स्पेसिफिक लीगल सिस्टम की डीप स्टडी, चाहे वो सिस्टम आज का हो या हिस्टोरिक। इसीलिए इसको नेशनल जुरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। सिंपल है। और ऑस्टिन के लिए इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो ज्यादा प्रैक्टिकल था, वो था पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। क्यों? क्योंकि यही वो कानून है जो असल में लोगों की जिंदगियों को गवर्न करते हैं, राइट? जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। तो ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। जनरल मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और पर्टिकुलर मतलब किसी एक देश का लॉ। अगर ये ब्रेकडाउन समझ आ रहा है और चीजें क्लियर हो रही हैं, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस मिस ना हो। अब ऑस्टिन ने अपना थ्योरी तो दे दिया और ये काफी रेवोल्यूशनरी भी था, लेकिन लीगल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि कोई थ्योरी आए और सब उसे मान लें। जी नहीं। और मजे की बात यह है कि ऑस्टिन की सबसे तगड़ी क्रिटिसिज्म उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने की। सबसे पहले मैदान में उतरे हॉलैंड, और उनका पॉइंट बड़ा ही सिंपल मगर एकदम सॉलिड था। उन्होंने कहा, एक मिनट, साइंस तो यूनिवर्सल होता है, विज्ञान तो विज्ञान है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जनरल साइंस है और ये पर्टिकुलर साइंस है। तो अगर जुरिस्प्रूडेंस एक साइंस है, तो फिर उसे जनरल और पर्टिकुलर में बांटना ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। और अपनी बात को समझाने के लिए हॉलैंड ने एक कमाल की एनालॉजी दी, जियोलॉजी की, यानी भूगर्भ विज्ञान की। उन्होंने कहा, सोचिए, हम इंग्लैंड की जियोलॉजी पढ़ सकते हैं, वहां की चट्टानों, मिट्टी के बारे में जान सकते हैं, पर क्या इससे पर्टिकुलर साइंस ऑफ इंग्लिश जियोलॉजी नाम की कोई चीज बन जाएगी? नहीं, क्योंकि जियोलॉजी के प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सल हैं। वो इंग्लैंड में भी वही रहेंगे और इंडिया में भी। तो हॉलैंड का कहना था कि यही बात लॉ पर भी लागू होती है। आप किसी देश का कानून पढ़ सकते हैं, पर उसके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सल ही होने चाहिए। अच्छा, हॉलैंड के बाद आए सैमंड। वो भी ऑस्टिन से एग्री नहीं करते थे, पर उनका एंगल थोड़ा डिफरेंट था। जहां ऑस्टिन अलग अलग लीगल सिस्टम्स में कॉमन चीजें ढूंढ रहे थे, सैमंड का कहना था कि नहीं, जुरिस्प्रूडेंस का असली काम ये नहीं है। उसका काम है किसी एक लीगल सिस्टम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना, उसकी जड़ों तक जाना। तो ऑस्टिन के लिए फोकस था कॉमनैलिटीज अक्रॉस सिस्टम्स पर, जबकि सैमंड के लिए फोकस था प्रिंसिपल्स विद इन अ सिंगल सिस्टम पर।
ये एक बहुत ही सटल पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो हॉलैंड और सालमंड ने तो अपनी बात रख दी, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। और भी थिंकर्स थे जिन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी में और भी कमियां निकाली। जैसे कि डायस ने एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन की थ्योरी बहुत वेग है, मतलब अस्पष्ट है। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा लीगल सिस्टम डेवलप्ड है और कौन सा प्रिंसिपल कॉमन है? इसका कोई क्लियर क्राइटेरिया तो है नहीं। और फिर बकलैंड ने तो एक तरह से ऑस्टिन को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ऑस्टिन बातें तो करते हैं जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, यानी यूनिवर्सल लॉ की, लेकिन जब एग्जाम्पल्स देने की बारी आती है तो उनके सारे उदाहरण रोमन लॉ या इंग्लिश लॉ से ही होते हैं। तो ये कैसा यूनिवर्सलिज्म हुआ? अब ऑस्टिन की पोजीशन को और अच्छे से समझने के लिए एक कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, और ये कंपैरिजन हम करेंगे एक और बहुत बड़े जूरिस्ट के साथ, हांस केल्सन। अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ ऑस्टिन और केल्सन के बीच के डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। पहला पॉइंट, कानून का सोर्स क्या है? ऑस्टिन के लिए लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, यानी राजा का आदेश। केल्सन कहते हैं नहीं, लॉ एक हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है जिसके टॉप पर एक ग्राउंड नॉर्म है। दूसरा पॉइंट, लॉ और स्टेट का रिश्ता। ऑस्टिन के लिए लॉ स्टेट का प्रोडक्ट है, केल्सन के लिए लॉ और स्टेट एक ही हैं, आइडेंटिकल हैं। सैंक्शन यानी सजा को लेके भी दोनों अलग हैं। ऑस्टिन के लिए सजा जरूरी है, केल्सन के लिए नहीं। और सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए इंटरनेशनल लॉ पर। ऑस्टिन उसे लॉ मानते ही नहीं, बस पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं, जबकि केल्सन उसे नेशनल लॉ से भी सुपीरियर मानते हैं। मतलब लॉ को देखने के दो एकदम ऑपोजिट तरीके। और ये जो ऑस्टिन और केल्सन का डिबेट है या ऑस्टिन और हॉलैंड का डिबेट है, इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें एक जगह देखने को मिलता है, एक ऐसी लीगल पजल पर जो आज भी जूरिस्ट को परेशान करती है, और वो है इंटरनेशनल लॉ। हॉलैंड का एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ वो पॉइंट है जहां ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे रूल, सारे थ्योरीज आकर फेल हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। और ये कोट हमें सीधे उस फंडामेंटल क्वेश्चन पे ले आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ सच में लॉ है भी या नहीं। अब ऑस्टिन के लॉजिक के हिसाब से सोचिए, लॉ क्या है? कमांड ऑफ द सॉवरेन। इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेन कौन है? कोई नहीं। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं जो कमांड दे और उसे एनफोर्स करने के लिए सैंक्शन लगा सके। तो ऑस्टिन ने फ्लैटली कह दिया, ये लॉ नहीं है, ये बस पॉजिटिव मोरालिटी है, देशों के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ हॉलैंड है, वो कहते हैं हाँ ये लॉ तो है, लेकिन ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की बाउंड्री पर है, ये एक वीक लॉ है। लेकिन इन थियोरेटिकल डिबेट से हटकर अगर हम रियल वर्ल्ड को देखें तो इंटरनेशनल लॉ काम करता है, देश उसे फॉलो करते हैं, और वो सिर्फ किसी सजा के डर से नहीं करते, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से, और इस डर से कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी देश हमारा विरोध करेंगे। तो ये एक कमांड बेस्ड सिस्टम नहीं, बल्कि एक कोऑपरेशन बेस्ड सिस्टम है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि कानून क्या है, इस सवाल का कोई एक सिंपल सा जवाब नहीं है। ये एक कॉन्स्टेंट इंटेलेक्चुअल चैलेंज है। ऑस्टिन, हॉलैंड, सालमंड, केल्सन, ये सब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई डेड डिबेट नहीं है, ये एक लिविंग कॉन्वर्सेशन है जो आज भी चल रहा है और हमारे लीगल सिस्टम्स को शेप कर रहा है। और अगर आप कानून की दुनिया के ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।